ओके, सब कैसा चल रहा है, सब खुश तो हो ना? यस मैम। तो बर्डन तो फील नहीं कर रहे हो ना? मैम बेटा टाइमिंग इवनिंग 12 बजे। टाइमिंग क्या मैम कर दूं, इवनिंग चेंज जो कर दूं? मैम इवनिंग के जिनका स्कूल है मैम। बच्चे बैच 2 और 8 बजे नहीं हो सकता बेटा मैम तुम्हारा टाइमिंग। ये ना मतलब 9 से 11 के बीच में कभी भी रख लीजिए। बच्चे एक्चुअली ना देखो, 3 ही शेड्यूल है, 5 to 6, 6:30 to 7:30 एंड 8 to 9। इस 9 बजे के बाद अभी तो फिलहाल नहीं है कोई क्लास, हो सकता है कि अपकमिंग वीक्स में थोड़ा टाइमिंग में चेंज हो, बट फिलहाल के लिए यही टाइमिंग्स फ्रीज कर दी गई है बेटा। ये धीरज तुम नहीं ले पाओगे क्या? ये 6:30 वाली क्लास नहीं ले पाते हो क्या? मैम स्कूल रहता है स्कूल रहता है मैम, और भी अच्छे मेरे मतलब तो फ्रेंड्स वो भी नहीं ले पाते हैं। एक काम करते हैं धीरज, बच्चे इस बारे में करते हैं आफ्टर द क्लास, में तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? एक बार थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ आई नो आशुतोष, बच्चे बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए यही ऑप्शन है। अब मैं क्या करूं कि 8-9 बजे के बाद तो कोई टाइमिंग नहीं है ना, तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, इस पे बात करेंगे, अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। 5 बजे की टाइमिंग, हाँ मैं आपको देख के बता दूंगी, अगर 5 बजे की हो पाती है तो एक काम करना, मेरे मैसेज कर देना मुझे मेरे वाले कॉन्टेक्ट नंबर पे, ठीक है? जिसमें मैं ऐड हूँ ना व्हाट्सएप ग्रुप में, उस नंबर पे कर देना। मैं अगर टाइमिंग चेंज है तो तुम्हें मैं गूगल फॉर्म दे दूंगी, उसमें तुम टाइमिंग चेंज कर लेना, देख लेना, जो भी टाइमिंग होगी मैं तुम्हें गूगल फॉर्म दे दूंगी, ठीक है? चलो अभी पढ़ते हैं बच्चे, है ना, बहुत टाइम हो गया, और टॉपिक का आज 2 टॉपिक हमें बेसिकली कवर करने हैं, है ना, तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग है और तुम्हें भी फिर समझ आना चाहिए, है ना। तो बच्चे देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे ऑस्मोसिस। तो जल्दी से इस डेफिनेशन को लिख लो बच्चे, ऑस्मोसिस क्या होता है, लिखो इसको, मैं बोल देती हूँ। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, the net spontaneous flow of the solvent molecules from the solvent to the solution, or from a less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane। तो ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, होनी चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत बच्चे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में कंफ्यूज होते हैं, और रट्टा तो मार लेते हैं कि भैया सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उनको ये नहीं पता होता कि हो क्या रही है चीज। तो यहाँ पे बच्चे मैं क्या कर रही हूँ, एक डायग्राम बना के समझाती हूँ तुम्हें, ठीक है? यहाँ पे मैंने बीच में लगा दी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब समझते हो ना, एसपीएम आधा, मतलब कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही वो परमिट करेगा अपने अंदर से पास होने के लिए, राइट? अंकुश गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है? तो अगर मान लो सपोज ये तुम्हारा सॉल्यूशन 1 है, सपोज ये तुम्हारा सॉल्यूशन 1 है और ये तुम्हारा सॉल्यूशन 2 है इस साइड पे, राइट? ध्यान से समझना डेफिनेशन को। इसकी कंसंट्रेशन C1 है, सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन बच्चे C2 है, सपोज। और एक बार के लिए सपोज करो कि सॉल्यूशन 1 है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से, C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से। तो बच्चे जैसा कि तुम्हें पता है कि सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है सोलवेंट के पार्टिकल के साइज का, ये तो पता है ना, सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं सोलवेंट के पार्टिकल से, ये पता है तुम्हें। अब क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे 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 पोर्स हैं, तो भैया अपने अंदर से तो कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही पास करेगा ना, तो वो अपने अंदर से किसको पास करता है? सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास करता है। रीजन इज दैट कि भैया सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है। अगर तुम उसको क्या बोलते हैं, पानी क्या बोलते हैं उसको, पानी में मिट्टी डालोगे तो मिट्टी तो ऊपर ही रह जाएगी, अगर उसको आप स्ट्रेन करोगे तो ऊपर रह जाएगी, नीचे से पानी पास हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से भी बिल्कुल सेम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स है जहां से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होंगे। अब क्योंकि मैंने तुम्हें बोला बच्चे कंसंट्रेशन जो है C1 की ज्यादा है, जब भी मैं बात बोलूं कंसंट्रेशन की तो तुम समझना मैम बात कर रही है सोल्यूट की कंसंट्रेशन की। मतलब यहाँ पे अगर मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इट मींस वहां पे सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। अगर C2 कम कंसंट्रेटेड है इट मींस वहां पे क्या है बच्चे, सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है। तो जो आपकी मूवमेंट होगी वो कहां से कहां होगी बताओ? जो आपकी मूवमेंट होगी बच्चे वो कहां से कहां होगी? C2 से C1 की साइड होगी। लोअर कंसंट्रेशन या बोल सकते हो लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। एक चीज और समझना ध्यान से, अब आप मुझे ये बोल सकते हो कि मैम माना कि C1 की, ध्यान से सुनना मैम, माना कि C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, माना कि C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन सोलवेंट तो उसमें भी प्रेजेंट होगा, तो सोलवेंट से तो वो भी C1 से तो C2 में भी जा सकता है। तो हाँ मैंने मना नहीं किया, C1 से C2 में भी जा सकता है, वो जाएगा भी, लेकिन जो मैक्सिमम सोलवेंट पास होगा वो C2 से C1 होगा। तो जो ये मैंने ऑरेंज एरो से दिखाया है वो क्या है, नेट मूवमेंट कहां से कहां होगी। तो देखो मैंने डेफिनेशन में भी यही लिख रखा है, नेट मूवमेंट, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो कहां से होगा, फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये रहेगा आपका ऑस्मोसिस क्या होता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या मतलब है या मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। एक चीज मुझे और याद आ गई है, पहले तो मुझे ये बताओ क्या वो इसी बैच में थी क्या एक स्टूडेंट जिसने मुझसे ये पूछा था कि मैम पीरिडीन और वाटर का क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा क्या वो इसी बैच से थी? मुझे याद नहीं है एक्चुअली। इसी बैच से थी। हाँ तो मैम, हाँ बेटा, मैम वैसे तो ओस्मोसिस में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है ना, तो इसमें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में क्यों जा रहा है? किसने बोला बेटू? हर्षप्रीत? यस मैम। नहीं बच्चे, यही तभी मैंने बताया हायर कंसंट्रेशन वाटर की होगी बच्चे, कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा होगी, ये बोल सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कहां से कहां जा रहा है, जहां पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है भैया वहां से निकलेगा और सॉल्यूशन की साइड जाएगा जहां पे सोलवेंट की अमाउंट कम है। तो इसको कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। हाँ तो अगर इसी बैच से थी वो स्टूडेंट तो मैं बता देती हूँ तुम सबको, तुम बता देना। हाँ मैं क्या बोल रही थी, अरे तुम भुलवा देते हो, क्या बोल रही थी मैं, हाँ इसी बैच से थी वो स्टूडेंट। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है पिरिडीन और वाटर का, राइट। तो आपको ना बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है कि भैया ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है सपोज एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, तो तुम देख लेना कि चारों ऑप्शन को देख लेना बच्चे, उसमें से जो नॉन आइडियल वाले होंगे उसको टिक मार्क कराना। हालांकि सारे नॉन आइडियल एजियोट्रोपिक नहीं बनाते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको वही वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन देगा जो एजियोट्रोपिक बनाते हैं। तो ये वाली एक कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज एक और मेरे को बतानी चाहिए थी ऑस्मोसिस से पहले, एक मैं काम करती हूँ यहाँ बता देती हूँ। मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये बताया था दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बोला था कि नहीं बोला था? यस मैम। ठीक है, बोला Yes, था कि ma'am. नहीं बोला था? तो एक मिनट काजल, मैं पहले ये डिस्कस कर लूं, है ना, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी चीजों को वरना अदरवाइज, है ना। आशुतोष बच्चे तुम पहले नहीं बोलते हो, है ना, पहले मैं बोल देती हूँ फिर दो क्वेश्चन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर में मैंने ये कहा था कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम पिरिडिन और वाटर का एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा, तो आंसर इज यस होगा। तो आपको एक एक लर्न करने की जरूरत नहीं है कि भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या हो, मतलब कौन कौन से एग्जांपल आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो मान लो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, राइट, तो उसमें से देख लेना नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले एग्जांपल कौन से हैं। हालांकि सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनर वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले देगा एग्जांपल जो एजियोट्रोपिक बनाते हैं। तो इतना कंफ्यूज मत होना, आइडियल वाले
एलिमिनेट कर देना ऑप्शन और नॉन आइडियल वाले टिक मार्क मार के आ जाना। एक ये चीज। दूसरी चीज बच्चे मैं ये बोल रही थी, मैंने तुम्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बोला था कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, याद आ रहा है ना सबको? यस और मैम। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि RLVP में डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। तो इट डजंट मीन, ध्यान से सुन लेना, इट डजंट मीन कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर भी है, लेकिन ध्यान से सुनना, जितने भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बच्चे न्यूमेरिकल देखते हो, आप सबने नोटिस किया होगा कि उस केस में ना सोल्यूट की अमाउंट काफी कम होती है सोलवेंट के कंपैरिजन में। तो वो डेफिनेशन को इसी तरह फ्रेम किया गया कि बोल दिया गया कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा, इसके पीछे एक लॉजिक भी है, अगर तुम्हें पता हो, मैंने मेरी क्लास में कराया था आपको, जब मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी समझा रही थी। मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो आपके पास एक है 1 मोलर सॉल्यूशन और एक है 1 मोलल सॉल्यूशन, तो दोनों में से ज्यादा डाइल्यूट कौन सा होगा? तो मैंने कहा था 1 मोलल ज्यादा डाइल्यूट होगा और 1 मोलर जो होगा कंसंट्रेटेड होगा एज कंपैरिजन टू 1 मोलल। याद है क्या किसी को? होना चाहिए याद है क्या? हाँ मैम, बताया था आपने। मैंने ये बोला था कि भैया एक बार, चलो मैं फिर रिकॉल करवा देती हूँ। मैंने तुम्हें ये बोला था कि मोलैरिटी में क्या कर दो आप, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो तुम्हारी मोलैरिटी होती है। जबकि मोलैलिटी में तुम्हें मैंने ये बोला था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो तो ठीक बात है, ऊपर से आप और सॉल्वेंट डाल दो एक्स्ट्रा, तभी मोलैलिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब ऊपर से आप एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालते हो, इसलिए 1 मोलल सॉल्यूशन तुम्हारा ज्यादा डाइल्यूट होता है। और तुम्हें यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तुमने स्टडी किया कि डेल्टा टीबी जो होता है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डेल्टा टीएफई, तो दोनों में मोलैलिटी आ रही है ना। तो इसी एक लॉजिक रीजन की वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेफिनेशन बोली जाती है वो ये बोली जाती है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे, पता नहीं इस बैच में थे या किस में थे, तो इसलिए मैंने हर बैच में रिपीट कर रही हूँ ये वाली चीज। आई थिंक अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा इसका। आ गया क्या? Yes, अगर ma'am. किसी को नोट Yes, डाउन ma'am. करना है तो कर लेना, ये आई थिंक बुक में भी नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी, तो अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लेना। ठीक है, कर लिया मैम। चलो ठीक है। तो हम आते हैं, हाँ, तो काजल इज सेइंग मैम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखो बच्चे, अलग अलग मेम्ब्रेन होती है आपकी, एनिमल मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन होती है, ठीक है, फेरोसेनाइड मेम्ब्रेन होती है, तो ये अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है। इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट? तो उस चीज को बोला गया सेमी परमेबल मैम। सेमी मतलब आधा, परमेबल मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही परमिट करेगा वो अपने अंदर से पास होने के लिए, राइट? तो वो होती है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आई थिंक ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, तो हम कुछ एग्जांपल देख लें क्या? यस मैम। यस मैम। तो इसके एग्जांपल ना, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, एग्जांपल ना कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तुमसे, एग्जाम्पल कभी कभी ना पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी, बच्चे म्यूट कर लो जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। स्टूडेंट्स याद है ना, तो मैं नहीं चाहती किसी भी तरह की थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, ठीक है? हाँ, तो आप एक काम करेंगे बच्चे, एनसीईआरटी में तो आई थिंक नहीं दे रखा इतना खास एग्जाम्पल, तो अगर आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं ना, प्रदीप की बुक से देख लेना, या कोई आपके पास और स्टैंडर्ड बुक है, तो उसमें आपको ना 7 से 8 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे सारे तो नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन हाँ, आपको एक तरीका बता दूंगी जिससे आप सारे एग्जाम्पल समझ पाओगे, ठीक है? तो बच्चे, एक एग्जाम्पल होता है आपका रेजिन का, किशमिश। किशमिश खाई है ना सबने? Yes, ma'am. क्या करते हो किशमिश को? कुछ लोग ना रात को उसको भिगो के खाते हैं, रात को रख देते हैं उसको पानी में भिगोने के लिए, और सुबह उठ के खाते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो, तो जो आपकी रेजिन है, किशमिश है, रेजिन ना याद, मेरे को मजा नहीं आता बोलने में, बहुत ज्यादा फॉर्मल वर्ड है रेजिन, आप तो देसी भाषा में बोलेंगे किशमिश, ठीक है? तो सुबह क्या होता है, किशमिश जब आप देखते हो तो वो थोड़ी सी फुली हुई मिलती है आपको, स्वेल, राइट? है ना? वो क्यों होती है, कोई बताएगा क्या? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन उसमें बढ़ जाता है। देखो, अगर आप मान लो एक बाउल में रात को पानी में आप किशमिश रख देते हो, राइट? किशमिश रख देते हो, तो होगा क्या बच्चे,
जो किशमिश की जो वॉल है, आउटर वॉल, वो बिहेव करती है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, जो वाटर का मूवमेंट है ना, वो कहाँ से कहाँ होता है, वाटर से किशमिश के अंदर होता है, जिसकी वजह से आपकी किशमिश क्या है, फूली हुई नजर आती है आपको। ठीक है, ऐसे ही आप ग्रेप्स का भी एग्जांपल दे सकते हो, अंगूर का सेम यही प्रोसेस होगा, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का। तो बच्चे आपके पास ना कोई भी एग्जांपल आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी एग्जांपल आ जाए, आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। अगर आपने किसी चीज को रखा नमक वाले पानी में, अगर आपने रखा किसी को ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, सपोज नमक का पानी है, तो वहां पे मूवमेंट कहाँ से होगी, जो वो आपने चीज रखी है उसके अंदर से सॉल्यूशन के अंदर होगा मूवमेंट। यानी कि सपोज आपने ग्रेप्स को रख दिया कंसंट्रेटेड NaCl में, तो ग्रेप्स से क्या होगा, मूवमेंट जो होगा पानी का वहां से सॉल्यूशन के बीच में होगा, सॉल्यूशन की साइड होगा, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रेप्स है वो श्रिंक कर जाएगी, राइट। अगर मान लो आपने उसको पानी में रखा, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा, जिसकी वजह से जो आपने रखा है अंदर, वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो हर केस में आपको यही वाली चीज ध्यान रखनी है। समझे कि नहीं समझे, पहले तो ये बोलो। Yes. अगर मैं बात करूं फ्लावर्स Yes, की ma'am. बात करूं, फ्लावर्स की बात करूं, आपको पता है थोड़े दिन ऐसे रखोगे फ्लावर्स को, सूख जाएंगे, तो आप क्या करते हो, पानी में रखते हो, तो होता क्या है, वहां पे भी ऑस्मोसिस होता है, वाटर की मूवमेंट होती है सॉल्वेंट टू यहाँ पे फ्लावर्स की साइड में, जिसकी वजह से आपके फ्लावर्स जब बहुत टाइम तक खिले खिले रहते हैं। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो, आपको प्रदीप पे मिल जाएंगे अच्छे खासे एग्जाम्पल। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे तो भैया श्रिंक होगी चीज, और अगर पानी में रखोगे तो स्वेल हो जाएगी। समझ में आ गई ये चीज? तो एक काम करो, दोनों पॉइंट को ना अपनी नोटबुक में लिख लो, ताकि जब आप एग्जाम्पल करो प्रदीप में, तो आप इन चीजों को रिलेट करके याद कर लेना। ठीक है, तो लिख लो। आई थिंक लिख भी लिए होंगे आप लोगों ने, क्योंकि इतनी तो मैं फास्ट नहीं लिखती हूँ। ठीक है, ओके। अब बच्चे हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती, लेकिन वो थोड़ा ना मुझे भी अच्छा ना लगता अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती। तो एक काम करते हैं, मैं एक यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ बेटा। जी मैम। तुम भी बना लो। यहाँ पे क्या है, SPM है तुम्हारी, राइट। यहाँ पे है तुम्हारा, हाँ क्या हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी मैम वहाँ पे। कुछ बोल रहे हो क्या बेटा नितेश, मुझे समझ में नहीं आ रही आवाज। यहाँ पे है तुम्हारा सॉल्यूशन C1 सपोज, और यहाँ पे C2 है। तो सपोज C1 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यह तुम्हारा सॉल्यूशन का साइड होगा और ये तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो तुम, इसको बेशक इरेज भी कर दो। तो अभी हमने ऑस्मोसिस में क्या देखा बच्चे, ऑस्मोसिस में ये देखा कि जो आपकी नेट मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड हो रही है, राइट। यही करा ना अभी तुमने, है ना। तो अब एक ये भी बात आती है कि मैम ये कब तक मूवमेंट करेगा, कब तक सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा, कि भैया ऐसे तो सॉल्यूशन भर भर के ऊपर तक लेवल पहुंच जाएगा उसका। तो जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती है, तब तक सॉल्वेंट भैया सॉल्यूशन की साइड चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब भैया रोकना भी पड़ेगा। पहले तो क्या लग रहा था, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था, लेकिन अगर आपको इसको रोकना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा भैया सॉल्यूशन की साइड से। तो सपोज ये पिस्टन है, तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा था, अब आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा पिस्टन पे, इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि बस सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूशन की साइड आ रहे हैं वो रुक जाए। फिर बोलूं क्या, या समझ आ गई कि आपको इतना प्रेशर लगाना है कि सॉल्वेंट की साइड, जो सॉल्वेंट मूव कर रहे थे सॉल्यूशन की साइड पे, वो रुक जाए, उसका जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाए। तो उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे, पाई से डिनोट करते हैं। अब जल्दी से इसकी एक डेफिनेशन लिखो बच्चे, पाई, हाँ पाई से लिखो इसकी डेफिनेशन, मिनिमम, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ना ध्यान देना बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनिमम एक्सेस प्रेशर
that has to be applied, that has to be applied on the solution, on the solution side to prevent the entry of the solvent molecules into solution through semi permeable membrane, through SPM लिख दो या semi permeable membrane। तो भैया कितना आप मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगाओगे, सिर्फ उतना ही कि सोलवेंट जो निकले जा रहा है सोल्यूशन की साइड, उसको भैया स्टॉप करने के लिए आप जो प्रेशर लगाते हैं वो क्या होगा, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब मान लो सपोज तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? अगर इफ ए प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होगा बताइए? उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा? जाएंगे तो सोल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही होगा क्या कि सॉल्यूशन से भी सोल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब भागना शुरू करेंगे। तो ऐसे वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इससे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता है तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस से, ठीक है? सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन देख लेना, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आता रिवर्स ऑस्मोसिस से। इस पे आपको पता ही है कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? या तो एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या भैया तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है बच्चे रिवर्स ऑस्मोसिस की तो लिख लो, मैं बोल देती हूँ। इफ ए प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is known as reverse osmosis, RO। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ ये ध्यान रख सकते हो तुम कि जो तुम्हारा ऑस्मोसिस वाला फिनोमिना है वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, या उसको थोड़ा इनिशिएट करके छोड़ रहे हो, अपने आप हो रही है वो चीज। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या कर रहे हो भैया? बहुत ज्यादा प्रेशर जब आप अप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन की साइड से मूवमेंट होगी सोल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की सोल्वेंट की साइड। तो बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसलिए आपके घर जो आरओ लगे हुए हैं उसको कनेक्ट करते हो ना, पहले उसको उसकी वायर को कनेक्ट करते हो ना, प्लग वगैरह लगाते हो, तो वो यही होता है क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक्सटर्नल काम कराना पड़ेगा भैया उसके लिए, ठीक है? तो ये ध्यान रख सकते हो बस कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा है दोनों में, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक तुम्हें क्या करना है? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ध्यान से पढ़नी है, कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि मुझे पता है डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी बेटा, लेकिन पता होना चाहिए, है ना? उसके बाद जो एग्जाम्पल तुम्हें मिले उसमें वो कर लेना। वैसे हालांकि मैंने बता दिया कि कैसे याद रखना है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेना कि क्या होता है। उसके बाद बच्चे आते हैं हम, वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अलग से लिख देती हूँ बच्चे ताकि तुम्हें समझ में आए। तो बच्चे देखा ये गया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, क्या देखा गया कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटू? कंसंट्रेशन के। ऑब्वियस ही बात है, कंसंट्रेशन का ही तो लेन देन चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? कंसंट्रेशन का ही तो लेन देन चल रहा है कि किसकी कंसंट्रेशन कम होगी वहां से जाएगा भैया सोल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड। तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा सीधा कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर गया। दूसरी चीज बच्चे, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या कंपाइल करके? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर। हाँ या ना? यस मैम। ओके, तुम सारे इतने चुप हो, मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? एक बार मुझे बता दो। मैं रिकॉर्डिंग में ना धीरज क्या कह रहे हो? वीडियो रिकॉर्डिंग नॉइस आ जाती है ऐसे में बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, मैम एक गुड इवनिंग। मैं क्या बोल रही थी, एक काम करना धीरज बच्चे, जो तुम बोलो ना एक्चुअली ना मैं सिर्फ वो गेस कर पा रही हूँ कि व्हाट आर यू सेइंग। एक्चुअली ना मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, तो अगर कुछ बोलना चाहते हो ना तो उस पे चैट बॉक्स पे बोल देना, राइट? चलो ठीक है। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए बच्चे हमने क्या लगाया बताओ? RT लगाया, CRT।
ओके हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है अंकुश। यस मैम। ठीक है चलो अब पाई क्या है तुम्हें पता है, इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं आज ब्लू कलर ले लेते हैं। पाई क्या है बच्चे, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ब्लू कलर तो दिखाई दे रहा है ना सबको? यस मैम। ठीक है सी क्या है तुम्हारा, सी क्या है कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट, आर क्या है गैस कांस्टेंट गैस है, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ही है, इसको आप केल्विन में लेंगे राइट। ध्यान देना टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना मस्ट है, अदरवाइज आंसर गलत निकाल दोगे अगर सेल्सियस का सेल्सियस में पुट कराए। गैस कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें पेपर में दी जाएगी, अदरवाइज तुम्हें पता भी होना चाहिए। अगर तुम्हें जूल में दे रखा होता है तो आप लेंगे 8.314, वैसे जूल में नहीं होगा क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर में या पास्कल में होता है। तो आप जो इस केस में वैल्यू यूज करेंगे वो करेंगे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल राइट। उसके बाद कंसंट्रेशन क्या होती है तुम्हारी, कौन बताएगा? N/V होती है कि नहीं होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास। दिखाती हूँ आशुतोष 1/V। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं फॉर्मूले को तो मैं ये लिख दूं क्या, W2/M2 इंटू V इंटू R इंटू T। हाँ या ना, और यही तुम्हें लर्न भी करना है। Yes, ma'am. अब जल्दी से लिख लो, W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम में, सारे लिखोगे। W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम में। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम पर मोल में। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है लीटर में। और R तुम्हें पता है, T तुम्हें पता है। लिखो इसको। हाँ आशुतोष ये लो बेटा। और सबसे अच्छी बात मैम मोलाइसिस सुनते हो? क्या हुआ आशुतोष? अच्छा ठीक हो गया। आज तुम सबका नेटवर्क इशू है क्या, मेरे को किसी की आवाज ही क्लियर नहीं आ रही। चलो ठीक है हाँ तो लिख लिया क्या, W2 क्या है, M2 क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये अगर पता भी है किसी बच्चे को फिर भी लिखना है ठीक है। उसके अलावा क्या रह गया और क्या हुआ बेटा? मैम ये बताना W2 M2 रिपीट करके बताना। अच्छा W2 है काजल मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, लिख लो। W2 है मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में। M2 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल में। यस मैम हो गया। ठीक है V क्या है, वॉल्यूम, और वो है ये ठीक है। इसके बाद बच्चे आप ये भी बता सकते हो कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी, क्या है सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है तुम्हारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है राइट। तो मतलब जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल। हाँ Concentration पे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम बोल सकते हो कि भैया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। M2 बच्चे मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का। उसके बाद है कुछ और रह गया क्या, मैं एक बार देख लेती हूँ बच्चे। हाँ एक दो चीजें और रह गई हैं जो हमें देखनी है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है बच्चे, लिखो। आपके 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कौन कौन से, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। तो आपको अगर बोला जाए कि भैया आपके पास 2 सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है, इट मींस क्या होगा, इट मींस ये होगा कि उनका पाई 1 और पाई 2 क्या है, इक्वल है।
अगर पाई 1 और पाई 2 इक्वल है तो इट मीन्स क्या होगा, C1RT इज इक्वल टू C2RT। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो दोनों सोल्यूशन पे भैया जो भी प्रेशर लग रहा होगा उस पे सेम टेम्परेचर पे वो काम किया गया होगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भैया टेम्परेचर सेम रहेगा और गैस कांस्टेंट तो भैया कांस्टेंट है, तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर पाई 1 पाई 2 सेम है इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो तुम्हारा C1 भी C2 के इक्वल होगा। C1 क्या होगा, C2 के इक्वल होगा। अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी इट मींस कोई ऑस्मोसिस वहां पे नहीं होगा। पहले तो ये बताओ क्लियर हुई ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है। दूसरा आता है बच्चे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब Lower concentration. हाँ, हाइपो का मतलब होता है कम। अगर मान लो तुमने 2 सॉल्यूशन ले लिए, दोनों में से किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मतलब कंसंट्रेशन कम है, सपोज पाई 1 की कम है, तो इट मींस पाई 1 क्या है आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू पाई 2। अगर हाइपरटोनिक की बात करोगे तो किसी भी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा दिखा देना और आप बोलोगे फिर कि भैया पाई 1 क्या है, हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू पाई 2। ठीक है। और आपको क्या कर रखा है, एनसीईआरटी की बुक में आपको ना ऐसा कुछ एग्जांपल दे रखा है आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का। देखा है क्या, किसी ने पढ़ा है क्या उसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो कुछ खास नहीं है, उसमें भी सेम यही फंडा है, ध्यान से सुनना। उसमें ना ऐसे बोल रखा है कि अगर आप आरबीसीज को किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दो तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज करके बोल रखा है कि अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो आरबीसीज जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, मैं बना देती हूँ, ठीक है। इनकी जो वॉल्स है बिहेव करती है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्यूशन का एंडो एक्सो प्रोसेस चलता रहता है, राइट। तो अगर बच्चे आरबीसीज को अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में रखते हो जिसकी कंसंट्रेशन जो है, मतलब जो 2 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपस में आइसोटोनिक है, मतलब सेम कंसंट्रेशन का है, तो मतलब क्या होगा, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा उस केस में। ना तो आपकी जो आरबीसी सेल्स है ना वो श्रिंक होंगी ना स्वेल होंगी। पहला केस समझ में आ गया? बताओ। Yes, yes, ma'am. दूसरा केस क्या है, अगर मान लो जिस सॉल्यूशन में आप आरबीसी को ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब अगर NaCl की कंसंट्रेशन, क्योंकि NaCl का एग्जांपल दे रखा है बुक में, अगर NaCl की कंसंट्रेशन कम है तो इट मींस फ्लो कहां से होगा, पानी का उस सॉल्यूशन से आरबीसी सेल्स में जाएगा पानी, हाँ या ना? तो क्या हो जाएंगी आपकी आरबीसी, स्वेल हो जाएंगी और फूल के क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगे, जो कि काफी डेंजरस है। उसके बाद हाइपरटोनिक में क्या होगा, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इट मींस फ्लो कहां से होगा पानी का, कहां से होगा, आरबीसी जो सेल्स हैं वहां से सॉल्यूशन की साइड होगा। तो मतलब आपकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी बेटू, श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है, फुस जाएंगी, बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगी। ये भी जो है काफी डेंजरस होती है, ठीक है। तो बस सिंपल सा एक ही फंडा याद रखना भैया कि अगर नमक वाले पानी में रखा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन कम है तो बच्चे वो चीज स्वेल हो जाएगी। बस यही फंडा और कुछ भी नहीं है, समझ गए बच्चे? और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे आइसोटोनिक से, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे? ओके। इसके बाद एक और चीज है, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ सारा। देखो मैंने ना आपको एक चीज बताई थी, अगर याद हो तो तुम्हारे टेस्ट में भी क्वेश्चन था। मैंने कहा था अगर तुम्हें मान लो मोलैरिटी निकालनी हो फाइनल मिक्सचर की, तो मैंने कहा था उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। बताया था क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, मतलब ma'am. आपने क्या किया था, 2 सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया था और क्या किया था, और फिर मोलैरिटी निकालनी थी फाइनल मिक्सचर की, तो तुमने ये फॉर्मूला लगाया था। ऐसे ही बच्चे सपोज अगर मान लो तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन दे दिए, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, और आपसे बोल रखा हो कि भैया इस पूरे मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दो, ठीक है, हाँ टाइट्रेशन में यूज करते हैं। तो बच्चे उस केस में भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये आपका ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि आया तो जेई मेन में था, लेकिन भैया है तो पढ़ तो केमिस्ट्री रहे, तो हो सकता है कि क्या पता नीट में भी कभी पूछ ले। अभी Yes, ma'am. रिसेंटली आया ये क्वेश्चन, 2021 में आया है।
तो याद रखेंगे जो पाई मिक्सिंग होता है वो पाई1v1 प्लस पाई2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। अगर एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया इसका मतलब वो बार बार रिपीट करने वाले हैं इस कंसेप्ट को, समझे? तो इसको नहीं भूलोगे तुम लोग। मैम ऊपर वो जो मोलैरिटी है जो एम मिक्स है, ये वाला यस मैम। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ओके मैम। तो इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, एक और चीज रह गई है बतानी। क्या क्या रहेगी? एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। बच्चे जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर या रिवर्स ऑस्मोसिस वाला टॉपिक मतलब कोई भी चीज स्टडी कर रहे होते हो ना, तो ध्यान रखना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहे हो। इसकी अभी एडवांटेजेस मैं समझाऊंगी ना, तो आई थिंक धीरज जो तुमने क्वेश्चन पूछा था तुम्हें वो समझ में आ जाएगा, तभी मैंने उस टाइम नहीं बताया था, क्योंकि मैं अब यहाँ बताने वाली हूँ वो चीज। देखो बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, देखो वैसे तो ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पेपर में सिर्फ यही पूछा जाता है कि जो भी आप चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हो उसमें से सबसे अच्छी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है तुम्हारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो तुम्हें आई थिंक सबको पता होगा, पता है क्या? यस मैम। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। मैम ऐसा क्यों? हाँ वही बता रही हूँ आशुतोष, मेरे को पता था आशुतोष पूछेगा मैम ऐसा क्यों। ठीक है, देखो बच्चे इसके पीछे ना 2-3 रीजन है जो आपको ध्यान रखने हैं। पेपर में नहीं मुश्किल है पूछना, लेकिन ध्यान रखना। देखो अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो मतलब आपको किसी भी अगर आपको किसी भी टेम्परेचर पे भैया ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, मान लो तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर मान लो तुम कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे करो 25 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर मान लो तुम्हें वही काम 30 डिग्री पे करना है कर दोगे, 35 पे करना है कर सकते हो। तो किसी भी टेम्परेचर पे तुम ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तो भैया तुम्हें टेम्परेचर को बढ़ाना ही पड़ेगा, वो एक रिक्वायरमेंट है कि भैया जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब वो काम आपको करना ही पड़ रहा था, जरूरी था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में तुम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को कम कर रहे थे, तभी आप डेल्टा टीएफ मेजर कर पा रहे थे। कर पा रहे हो क्या, रिलेट कर पा रहे हो क्या दोनों को आपस में? एक बार फिर रिपीट करूं क्या? यस मैम। देखो डेल्टा टीबी में बच्चे आप क्या कर रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जब आप टेम्परेचर को एलिवेट कर रहे थे तभी आप डेल्टा टीबी निकाल पा रहे थे, है ना? और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कर रहे थे, जब आप टेम्परेचर को कम कर रहे थे तब आप डेल्टा टीएफ निकाल पा रहे थे, है ना? लेकिन इसमें तो भैया आप किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो। तो ये पहली एडवांटेज है ऑस्मोटिक प्रेशर की कि भैया इसको आप जो है मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे भी। पहली क्लियर हुई? बताओ, फिर मैं सेकंड पे आऊंगी। चलो दूसरा क्या है बच्चे? हाँ, अब देखो कई बार क्या होता है ना, मान लो सपोज आपको ना किसी बड़े बड़े पॉलीमर्स या बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालना है। आपको पता है सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो मान लो आपको किसी केस में बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालना है, तो उसके लिए हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो यूज की जाती है, बाकी नहीं की जाती। रीजन, क्योंकि भैया देखो आपको पता है आपका डेल्टा टीबी ले लो, वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ऐसे डेल्टा टीएफ भी होता है ना? तो अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम होगी, हाँ या ना? यस मैम। अगर मान लो डेल्टा टीबी की वैल्यू कम होगी तो मतलब आप ऐसे करते हो ना टीबी माइनस टी नो, तो इसको तो और माइनस करके और वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आपको चेंज निकालना है। और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी बेटा, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं इनके डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के, उसमें जो वैल्यू आती है वो ऐसे आती है 0.0 समथिंग 0.0 समथिंग आती है कि नहीं आती है?
तो बच्चे जितनी छोटी वैल्यू आती है ना उतने एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में हम क्या करते हैं, हमें कोई चेंज नहीं निकालना होता। तो आप हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है इतनी कम नहीं आती है जितनी डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ की आती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करने की वजह से उसमें एरर कम आती है। समझ आई मेरी बात? तो आप लिख सकते हो for finding the molecular mass of macromolecules या बोल सकते हो polymers। तो आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर होगी होंगी चीजें। तीसरा आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे मोलैरिटी यूज करें, हम मोलैरिटी को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई है, मोलैरिटी और मोलैरिटी, जबकि बाकी किसी केस में भैया हम मोलैरिटी यूज नहीं करते हैं, तो एक वो हो जाएगी। बाकी मेन ये दो ही हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे क्या? यस मैम। जो मैंने कहानी बोली है, जो मैंने कहानी समझाई है, वो अपना लिख लेना, अपने वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है? ओके, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, गूगल पे सर्च करना, वहां मिल जाएगा डेफिनेटली, लेकिन बुक में नहीं है, प्रदीप में भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, ठीक है? चलो, अब सारा हो गया तुम्हारा, ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं, करें? यस मैम। चलो, हाँ मैम। एक मिनट, मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ, कहाँ गए? हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, हैंड रेज करना बस। The size of a raw mango shrink to a much smaller size when kept in a concentrated salt solution. Which of the following process can explain this? हैंड रेज करना बस। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ किसने किया है। उत्सव ने किया है, और किसने किया है? मेरे को ना शो नहीं हो रहे हैंड रेज। ओके, कौन बताएगा? मैम ऑस्मोसिस। किसने बोला है? किसने अपना मुंह खोला है? जल्दी बताना एक बार। मैंने कहा था हैंड रेज करना है बेटा। चलो ठीक है, अब बता दिया तो तुमने। क्या ऑस्मोसिस सही है क्या? धीरज तुम Yes, बताओ। यस मैम सही है। यस मैम। ओके, तो हाँ भैया, ऑस्मोसिस यही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? अभी सेम वही चीज है कि भैया सोल्ट सॉल्यूशन में रख दोगे तो वो श्रिंक हो जाएगी चीज, है ना? देखा है ना आपने, जो कच्ची कैरी होती है जब अचार बनता है उसका, तो हम किसमें डालते हैं उसको? किसमें डालते हैं? जिस बर्नी में डालते हैं उसमें क्या होता है? सोल्ट का मिक्सचर होता है ना, सोल्ट भी डालते हैं। तो आप देखते होंगे वो सुकड़ सी जाती है, जो आपकी अम्बियां होती हैं, जब उसको थोड़े टाइम रखते हो आप, वो सुकड़ सी जाती है। तो यही ऑस्मोसिस वाला रीजन होता है, ठीक है? ये तो इजी था। और ये पता किसमें आया हुआ क्वेश्चन? ये आया हुआ तुम्हारा उसमें, जेई मेन में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? चलो आगे चलो। क्वेश्चन हाँ मैम, जेई में इतना इजी क्वेश्चन? हाँ, और पता है कब आया हुआ? ये आया हुआ 2020 में। तो ऐसी बात नहीं है बच्चे जेई में मुश्किल। और मैं अगर तुम्हें एक रियल बात बताऊं, केमिस्ट्री का पेपर जेई में, वैसे तो तुम बायोलॉजी के हो, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर जेई में इजी आता है एज कंपेयर टू मैथ्स और फिजिक्स। चाहे तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देखना, तो ट्राई ये मैम करना। नीट में। हाँ, मैम मैथ्स भी है। मैम नीट में। नीट में तो भैया तुम्हारे को बायो से तो क्या इजी लगेगा? बायो के पहले करते हो तुम सारे क्वेश्चन। हमारे पास तो चारों सब्जेक्ट्स हैं। देखो मेरी ना बात एक मानना, अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हुआ ना, मतलब अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तो मेरे कहने पे नीट के तो तुम PYQ लगा रहे हो ना, जेई के भी लगा लेना। ज्यादा नहीं, बस पिछले 5 साल के, बस। मान सकते हो क्या इतनी बात मेरी? यस हाँ मैम। मैम। यस मैम, यस मैम। कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसको,
ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया दे रखा है एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 100 ml ऑफ वाटर में, टेम्परेचर दे रखा है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का, आर की वैल्यू भी दे रखी है तुम्हें। इसका जो आंसर है मैंने ऑलरेडी लिख दिया 4.92 एटमॉस्फेयर, लेकिन मुझे ये जानना है कि आप इस क्वेश्चन को करते कैसे हो, तो जल्दी से करना स्टार्ट करो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो करना और मुझे बताओ कैसे किया। मैम दोनों के मोल निकाल के मैम उससे मोलैलिटी निकाल ली। धीरज एक बार बेटा फिर बोलना। हाँ हम दोनों के हाँ। निकाल लिए और फिर मैम मोलैलिटी निकाल ठीक है। के कर दिया। ऐसे ही कर रहे हो क्या सारे? यस मैम। देखो आप ना दो तरीके हैं इसको मैम। देखो बेटा करने के, या तो आप अलग अलग निकाल लो पाई 1 और पाई 2 है ना, या एक काम करो डायरेक्ट ये करो। आपको पता है पाई ICRT क्या प्लस होगा? ICRT करके, क्या हुआ? ICRT प्लस ICRT करके। हाँ, या तो ऐसे कर लो, या आपको पता है कि आपकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे, राइट। आपने यूरिया लिया है, ग्लूकोज लिया है, कोई अलग प्राणी को लेके आए, उसको उससे मतलब नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चे। आपका फॉर्मूला क्या होता है? N/V/RT होता है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो N+N1 + N2/V × R × T। ठीक है, N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे यूरिया के 0.6/60 करके, N2 निकाल लेना 1.8/180 करके, राइट। V क्या है? 100 ml है, लीटर में चेंज कर लेना, टेम्परेचर सेल्सियस में उसको केल्विन में चेंज कर लेना, और R की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। यूनिट को साथ लेके चलना और देखना आंसर एटमॉस्फेयर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप कि कर लोगे सारे के सारे सोल्व, मुझे पूरा विश्वास है कर लोगे। ये रहा फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो एंड आंसर निकालो, निकल जाएगा। यस मैम। यस मैम। बता दो अगर नहीं निकलेगा तो बता दो, मैं फिर से समझा दूंगी। मैम निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं, निकल जाएगा, बहुत बढ़िया बात स्लाइड है। दिखाना एक बार। क्या बेटा? मैम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। ये लो, ये मैंने उसमें क्या बोलते हैं, नोट्स जब अपलोड करूंगी उसमें डाल दूंगी, ये टेंशन ना लो। ये वाला हाँ। क्वेश्चन करो बच्चे, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं हर साल तो नहीं लेकिन अल्टरनेट ईयर पे पूछ लेते हैं, आइसोटोनिक वाले। तो ध्यान से पढ़ो बच्चे, बहुत इजी है। ए 5.25% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea in the same solvent, right? If density of both the solutions are assumed to be equal to 1 gram per centimeter cube, molar mass of the substance will be. समझ में आया क्वेश्चन? या दोबारा समझाऊं? मैम आ गया। आ गया। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? पाई 1 = पाई 2, राइट। और इसका मतलब क्या होता है? C1 = C2। C1 क्या होता है? W1/M1 × V = W2/M2V अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, राइट। आपको W1 कितना दे रखा है? 5.25% सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 5.25 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। ऐसे ही 1.5% सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि भैया 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। इट मींस दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। अगर सेम है तो भैया हटा दो उसको। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? W1/M1 = W2/M2। W1 जो आपका अननोन है कितना होगा? 5.25। M1 आपको निकालना ही है। W2 क्या होगा? 1.5 ग्राम। और M2 कितना दे रखा है यूरिया का? 60। आई थिंक निकल जाएगा। यस मैम। आ रहा है क्या सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। धीरज आ गया क्या तुम्हारा? क्या कह रहे हो? यस मैम आ गया आंसर। ठीक है, ग्राम पर मोल में आएगा, राइट। यूनिट का खास
ध्यान रखना तो, चाहे मैं भूल जाऊं, हाँ चाहे मैं भूल जाऊं लेकिन तुम्हें याद रखना है। चलो आगे बढ़ो, आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन, इफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, क्या हो गया नीता? C1, हाँ बच्चे R और T कैंसिल हो जाएगा ना, R तो कांस्टेंट है और मैंने कहा था T को आप कांस्टेंट मानोगे आइसोटोनिक के केस में, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट C1 C2 लिख दिया। ठीक है चलो, if 250 centimeter of an aqueous solution containing 0.73 gram of a protein A is isotonic with 1 liter of another aqueous solution containing 1.6 gram of a protein B, ठीक है, at 298 Kelvin, the ratio of molecular masses of A and B is कितना होगा? वैसे तो मैंने आंसर लिख दिया है, वैसे तो ये घर के लिए कर रहा है तुम्हें, कर लोगे या समझाऊं? मैम कर लेंगे। श्योर हो सारे? थोड़ा सा Yes, आइडिया दे देती हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें, कि आपके पास ए प्रोटीन है, राइट, उसका वॉल्यूम दे रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में चेंज कर लोगे, है ना। आपको सोल्यूट का मास भी दे रखा है ए प्रोटीन का कितना 0.73 ग्राम, राइट। ऐसे ही बी वाला जो है उसके लिए वॉल्यूम दे रखा है और आपको दे रखा है W2 दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और दोनों के दोनों आइसोटोनिक है और आपको क्या निकालना है, MA/MB निकालना है। तो आई थिंक हो जाएगा, जानवी कर लोगे? ये घर से करना है तुम्हें, इसका आंसर आएगा 177। सॉल्व करके देख लेना, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो मैं करा दूंगी। और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे 7, वो तुमने किए होंगे। अगर नहीं किया तो बड़ी बुरी बात है, ठीक है। ये उम्मीद नहीं करती हूँ मैं तुमसे कि तुम जो काम दो वो ना करो, तो इसलिए मंडे को तुम्हारा ऑफ है ना, और कल संडे भी है, 2 दिन मिल गए तुम्हें, तो पढ़ लेना जाके घर पे। मैम 15 को ऑफ है? मैम हाँ 15 का ऑफ है भाई। मैम कल टेस्ट भी है? ना देयर विल बी नो टेस्ट बच्चे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ कल नहीं है, ये नहीं कि हर संडे को नहीं होगा, बस कल नहीं है, क्योंकि अभी बैच वो हुआ ना कुमकुम इज सेइंग मैम सारी स्लाइड दिखा दो बच्चे, सारी स्लाइड दिखा दूं क्या? ये मैं उसमें अपलोड कर दूंगी। नोट्स तो अपलोड करोगे ना? हाँ मैं नोट्स अरे बेटा सुन तो लो सारे, मैं नोट्स अपलोड करूंगी, उसमें ये सुंदर सुंदर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि ना टाइम चला जाएगा और मैंने ना एबनॉर्मल मोलर मास का इंट्रोडक्शन देना है तुम्हें, अदरवाइज ना फिर नहीं तो पता चलेगा अगले हफ्ते भी नहीं कंप्लीट होगा ये चैप्टर, और मुझे आज किसी भी हाल में इसको मैक्सिमम कवर करवाना ही है। चले आगे। यस मैम। यस मैम। चलो जी, डालो भैया हेडिंग डालो, एबनॉर्मल मोलर मास। इसका इंट्रोडक्शन देके छोड़ देती हूँ। एक काम करना सलोनी बच्चे, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, वहां दे दूंगी लिंक, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली 3-4 लिंक है, मुझे देखना पड़ेगा। अपने में मेरे नंबर पे अपना जो तुम्हारा ग्रुप है वो मैसेज कर देना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी। मेरा नंबर ये रहा, उसमें ग्रुप से ले लेना 9877057366, ठीक है। ओके गुनगुन, अभी वैसे अपलोड नहीं हुई है रिकॉर्डिंग, टाइम लगेगा क्योंकि अभी फिलहाल क्योंकि कैटलिस्ट का अलग हो गया, फोटोन का अलग, तो दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में। चलो ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चे। देखो मोलर नहीं है, मोलर है, आई एम सो सॉरी, मोलर है, मोलर मास। देखो ध्यान से सुनो, अब एक कहानी सुना रही हूँ, उसको जल्दी सुन लो 10 मिनट तक, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया बच्चे, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। कौन कौन सी? RLVP, बॉइलिंग पॉइंट वाली, डिप्रेशन वाली, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो जितने भी आपने बच्चे क्वेश्चंस किए हैं उसके, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपको हर क्वेश्चन में ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। वो किसकी बात कर रहे थे?
नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे आप देख रहे होगे यूरिया मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, सुक्रोज मिल रहा है ना। C2H5OH भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब कहने का मतलब है थोड़ा तो ये डिसोसिएट हो जाता है पानी में, लेकिन इसको ना कंसीडर किया गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। ओके, अब क्या है, लेकिन अगर मान लो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो भैया लोचा हो जाएगा। क्या लोचा हो जाएगा कि हम जो पहले क्या करते थे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते थे और अपना आंसर निकालते थे। लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सपोज तुमने ले लिया KCl, KCl तो पानी में K+Cl नेगेटिव आयंस देगा। और Yes, ma'am. आपको ये पता है कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो अगर सोल्यूट पार्टिकल बढ़ गए पानी में, हमें जो अब तक लग रहा था कि भैया एक ही सोल्यूट पार्टिकल है, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला तो वो आयंस देगा। तो अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कोलिगेटिव वैल्यू क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी तो चेंज आएगा, क्योंकि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यही पढ़ते हो ना आप लोग? यस मैम। तो अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, मान लो इसके कितने हैं, दो में डिसोसिएट हुआ, तो इट मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी आपकी वैल्यू, और मोलर मास की क्या हो जाएगी वैल्यू, हाफ हो जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने की वजह से भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो चेंज आ रहा है और मोलर मास में भी चेंज आ रहा है। लिखना भी है आशुतोष, अभी समझना है, अभी कहानी समझनी है, फिर मैं लिखवाऊंगी। अगर टाइम, वैसे टाइम हो गया है तो अभी एक काम करो, कहानी सुन लो, लिखवा मैं दूंगी बाद में। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से ना एक डेफिनेशन लिखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, जल्दी लिखो, मैं बोल रही हूँ। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई बात नहीं, मैं 7:45 तक क्लास ले लूंगी, ये वाली कोई दिक्कत नहीं है, तुम लिखो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate completely, जल्दी जल्दी लिखना ताकि फिर आप मुझे बार बार ये ना बोलो मैम रिपीट कर दो, which dissociate completely or to small extent in the solution, comma, the number of solute particles in the solution increases, फिर लिखो ये वाली लाइन, as colligative property is directly proportional to the number of solute particles, तो इससे होगा क्या कि जो भैया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो ज्यादा आएगी कैलकुलेटेड से। जो हम पहले निकालते थे, अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो भैया देखा ये गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो ज्यादा आई, और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आई तो मोलर मास की वैल्यू कम आएगी। क्यों कम आएगी बताओ? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये लिख लो। ये किस केस में है बच्चे? फॉर डिसोसिएशन। एक तो ये एग्जाम्पल लिख लेना, फिर इसका ये लिखने के बाद जो ये मैंने ब्लू से लिखा हुआ है उसके नीचे एग्जाम्पल एक तो ये लिख लेना, उसके अलावा एक एग्जाम्पल लिख लेना जो मैं बोल, NaCl लिख सकते हो, उसमें भी 2 पार्टिकल डिसोसिएट होंगे 2 पार्टिकल में। या इसके अलावा एक ये वाला भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता। तो 3K+FeCN6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। तो कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ? 4 में। ठीक है, तो इसको लिख लेना एग्जाम्पल। ये है डिसोसिएशन के केस में। लिख लिया क्या सबने? लिख लो। नेक्स्ट लिखो, एसोसिएशन के केस में क्या होगा बच्चे? फॉर एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। आपको पता है सबसे अच्छा एग्जांपल एसिटिक एसिड का,
तुम्हें पता है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल फ्रीली तो एग्जिस्ट करता नहीं है, डाइमर में एग्जिस्ट करता है, पढ़ा है ना ये तुमने इनऑर्गेनिक में, ओ सॉरी ऑर्गेनिक में। डाइमर क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हो तो आपको कितना डाइमर तो एक ही मिलेगा, तो आपको एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा, राइट। 2 मोल लेके चल रहे हो लेकिन मिलेगा कितना? एक ही मोल मिलेगा। ये लो पहले वाली स्लाइड। बच्चे थोड़ा जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाया करो लिखने के, ऐसे तो बिल्कुल पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं एसोसिएशन के लिए बोलूं तो इस केस में क्या होगा? 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो कम होगी कैलकुलेटेड से, हाँ या ना? यस मैम। और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास भैया ज्यादा होगा कैलकुलेटेड वाले से। यस अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, इट मींस लोचा तो हो रहा है। जब तुम इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हो तो लोचा तो हो रहा है। तो अब इस लोचे को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए आता है हमारा इसका एक ब्रह्मास्त्र का हम यूज करते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। उसका नाम क्या है? वॉन टॉप फैक्टर। क्या है? अगर जितनी भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है, जितनी भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है, अगर आप उनको वॉन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? जितने भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे स्टडी की हैं सब में आयटा से मल्टीप्लाई करोगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। समझे कि नहीं समझे? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दिखने में तो बड़े आसान लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसलिए जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा पहले आप यही चेक करोगे कि कहीं आपको इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं दे रखा, ठीक है, कहीं आपको इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं दे रखा। अगर दे रखा है तो भैया वहां पे वॉन टॉप फैक्टर का यूज होगा, अदरवाइज अपना जैसे पहले निकालते थे वैसा ही करना, ठीक है। ओके, अब भैया हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी। आइटा का फॉर्मूला लिख लो पहले, क्या होता है? लिखो, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कैलकुलेटेड वाली कौन सी है? जब आपका कोई डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा था उस केस में। ये भी बताऊंगी निदा, रुक जाओ। नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन तुम लोग ना मेरे बोलने से पहले ही लिख देते हो। और ये कब है? जब आपका डिसोसिएशन हुआ है और एसोसिएशन हुआ है, राइट। डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले क्या था, या इसको अगर आपको अच्छे से लिखना है तो यहाँ पे लिखो, 1 मिनट रुको। बिफोर एसोसिएशन, डिसोसिएशन या आफ्टर, बिफोर और आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। लिख लिया सबने? ठीक है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन क्या पता नीट में पूछ ले, लिख लो। डिसोसिएशन के लिए आइटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। डिसोसिएशन के लिए वैसे नहीं पूछते हैं लेकिन काम आ जाएगा न्यूमेरिकल में क्रॉस चेक करने के लिए। और एसोसिएशन के केस में आइटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी एसोसिएशन के केस में। तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कोई भी चीज छुड़वा दूं जहां से क्वेश्चन आता है, फिर तुम क्या कहोगे, मैम ये रहेगा। और मैं नहीं चाहती क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत करके आओ, इसलिए जो भी है इंपॉर्टेंट वो सारा का सारा यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ना अल्फा पता है क्या सबको क्या होता है बच्चे? यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ और तुम्हें भी नहीं करनी है। तो अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो बच्चे अगर आपको अल्फा निकालना है, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना डिसोसिएट हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो उस केस में अल्फा क्या होगा? डिसोसिएशन के केस में लिखो आयोटा -1 डिवाइड बाय n-1, आयोटा -1 डिवाइड बाय n-1। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा कि बच्चे की इलेक्ट्रोलाइट जो तुमने लिया है वो 100% डिसोसिएट हो रहा है,
तो लिखो फॉर 100% डिसोसिएशन आइटा इज इक्वल टू एन, आइटा इज इक्वल टू एन, फॉर 100% डिसोसिएशन आइटा इज इक्वल टू एन, राइट। अगर मैं बात करूं KCl की तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करूं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देख लेना कितने में डिसोसिएट कर रहा है। आयोटा तुम्हें पता है क्या है, वॉन टू फैक्टर है, और अल्फा तुम्हें पता है क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद लिखो एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला लिखो। फॉर एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आइटा माइनस 1, 1 बाय n माइनस 1। अल्फा वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयोटा है तुम्हारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और n क्या है यहाँ पे लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट एसोसिएट टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। समझे इसका मतलब? अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल लिख के दूं इसका CH3COH, तो कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं एसोसिएट हुए, बताओ मुझे। कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 2 ना, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, 2 आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। मतलब कितने सोल्यूट जो आपने लिया है CH3COH बच्चे, वो कितने मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और एक मॉलिक्यूल बनाए, तो कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं और 1 बना है, तो वो रखनी है आपको n की वैल्यू। तो एसोसिएशन के केस में n की वैल्यू 2 आएगी। और हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको CH3COH एसोसिएशन के लिए यूज करना है, कुछ क्वेश्चन में डिसोसिएशन भी यूज किया गया है, यूज CH3COH के लिए, वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है तुम्हें। कर लोगे? यस मैम। उसके बाद हमारा जो बच्चे नेक्स्ट वाला लेक्चर रहेगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे उसमें, राइट। तो एक काम करो, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो और घर से प्रैक्टिस करना, बाकी मैं क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि वो वाली पूरी क्लास हमारी न्यूमेरिकल वाली होगी। तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बच्चे ये एक्चुअली मैं ये भी अपलोड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं सारे का सोल्यूशन करा दूंगी ना तब अपलोड कर पाऊंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका तो आंसर लिखा हुआ है, इसको रहने दो। इसका स्क्रीनशॉट लो 2 क्वेश्चन का। ले लिया? नो मैम। यस मैम। इसका लो। देखो मेरी मेहनत खराब होने मत देना, प्लीज ट्राई करना। यस मैम। हो गया मैम। डन। इसका लो, इसका मैंने आंसर भी दे रखा है तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। यस हो मैम गया। डन। ध्यान रखना, जो ये 81.5% ऐसा कुछ दे रखा है ना, इट मीन्स वो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, अल्फा, राइट। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करना, स्क्रीनशॉट ले लो, SS ले लो, SS। इसका भी लो SS। हो गया। एक इसका लो। मैम लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सारे ले रहे हो ना, कहीं पता चले मैं मैम इससे पहले वाली। यस मैम इससे पहले वाली है। अरे ये वाली, यस मैम। इसमें ये हटा। सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला, MX2 वाला, करके देखना। बाकी क्लास में करेंगे, डोंट वरी। मैं 5-6 क्वेश्चन और ऐड करूंगी इसमें, ठीक है। तो अभी तो आई थिंक ये कितने क्वेश्चन हुए, कोई बताएगा क्या? तो इसके अलावा आपको सॉल्यूशन चैप्टर में कोई और कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? यस मैम। इसके अलावा आपको सॉल्यूशन में और कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने करवाया है वो बहुत ज्यादा इनफ है। आप सिर्फ एक काम करेंगे,
आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बस मेरी तरफ से इतना ही तुम्हारे लिए काम है। 2 दिन आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे, जितने भी आपको सॉल्यूशन चैप्टर के मिल रहे हैं, जो जो टॉपिक क्लास में कवर हुआ है, ठीक है। तो नीट के लगाओ, ये सारे तुम्हारे वैसे जेई मेन के क्वेश्चन है और कुछ नीट के भी हैं इसमें से, तो मैंने दोनों के मिक्स किए हैं इसमें। बाकी मैं इसमें 8-10 हाँ 5-6 क्वेश्चन और ऐड करूंगी, तब वो नोट्स में अपलोड कर पाऊंगी, राइट। तो तब तक इतने कर लो, आई थिंक इतने भी बहुत हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी बच्चे, कब? वेडनेसडे को मिलूंगी।